नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं रंजन सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वीरेंद्र डंगवाल जी द्वारा रचित पाठ तोप, जिस पाठ में हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेजी सरकार ने हमारे ऊपर शासन किया। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि यह सीबीएसई परीक्षा की अगर बात करें, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो अधिकतम इस पाठ से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और न्यूनतम 2 नंबर के। ठीक है, बहुत रेयर केस में होगा कि इस पाठ से एक भी प्रश्न ना आए। अधिकतम 7 का मतलब समझ गए हैं कि 5 नंबर वो पद्यांश से आएगा और 2 नंबर का वर्णनात्मक अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस पाठ को समझिएगा, जहां दिक्कत होगी वहां पूछिएगा। इस पाठ के कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। 1947 से 2015 तक इनका जीवन काल रहा। 5 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कीर्तिनगर उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था रघुनंदन प्रसाद डंगवाल। ठीक है, इसका वैसे बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होगा, इनके पिताजी से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए बेफिक्र रहिएगा। जन्म 5 अगस्त 1947 को, कहाँ पे? कीर्तिनगर उत्तराखंड में। शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा इनको नैनीताल में मिला। प्राथमिक शिक्षा नैनीताल में। और उच्च शिक्षा की अगर बात करें, इलाहाबाद में इनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति हुई, यानी इलाहाबाद जाकर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। इलाहाबाद में जाकर इन्होंने पढ़ाई किया। भाषा, एक ही भाषा जानते थे और एक ही भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं को ये किया है, हिंदी में। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इसी दुनिया में और कवि ने कहा, वैसे और भी रचनाएं हैं लेकिन प्रसिद्ध रचनाओं में से ये दो देखने को मिलते हैं। 28 सितंबर 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण क्या था? कैंसर बीमारी, मुंह में कैंसर हुआ था। कैंसर हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई है? याद रखिएगा, 28 सितंबर 2015। मृत्यु स्थान बरेली उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। याद रखिएगा, जन्म हुआ है उत्तराखंड में, मृत्यु उत्तर प्रदेश के बरेली में। इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है, आइए यहाँ देखते हैं। प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात विरासत दो अलग अलग तरह के होते हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, अर्थात एक वो प्रतीक, ठीक है, या निशानी जिसे देखकर हम गर्व कर सकते हैं। तो वहीं दूसरा धरोहर या विरासत, ये होता क्या है? जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा मिलता है, जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा मिलता है और हमें यह निर्देश देता है या फिर कहें एक संकेत देता है कि जो गलती हमारे पूर्वजों ने कर रखी है वो गलती हम न दोहराएं। ये विरासत या फिर धरोहर कर कहते हैं उसे। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिला है और वह यह दर्शाता है कि जो गलती हमारे पूर्वज यानी हमारे दादाजी परदादाजी उनसे भी पहले के लोग जो गलती करके गए हैं, वो गलती हम ना करें। दूसरी वे जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई थी जिसके कारण देश की कई पीढ़ियों को गहरे दुख और कष्टों को झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही दो निशानियों का वर्णन किया गया है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी, लेकिन भारत में धीरे धीरे वो अपना शासन जमा बैठी। यही चीज इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक कविता है, छोटी सी कविता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही दो निशानियों का वर्णन किया है गया है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी और भारत के लोगों ने उसका जमकर स्वागत किया। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो भारत के लोगों ने खूब अच्छे से स्वागत किया। भारत के लोगों ने खूब अच्छे से स्वागत किया, परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। यानी यही जो अंग्रेज आए थे व्यापार की सोच लेकर, वही क्या करने लगे? हम पे शासन जमाने लगे, हमारे शासक बन गए। अब यहाँ देखिएगा, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी सरकार ने कुछ बाग बगीचे बनाए। सीबीएसई में पूछा गया प्रश्न है कि बाग बगीचे अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे, तो याद रखिएगा, अपने टहलने के लिए। अपने टहलने के लिए उन लोगों ने बाग बगीचे बनाए। ठीक है, साथ ही उन्होंने तोपे भी तैयार किए। ये जो तोप आप चित्र में देख पा रहे हैं, बाग बगीचे तो बनाए हैं, साथ में अंग्रेजों ने तोप भी बनाया। और इस तोप का प्रयोग देखो, भारत में ही बनाया और इसका प्रयोग भारतीय सैनिकों पर ही किया। भारत में ही तोप बनाया और इसका प्रयोग भी भारतीय सैनिकों पे ही किया। जो लोग आजादी के लिए लड़ने जा रहे थे, इस तोप ने वैसे बहुत सारे भारतीय वीरों को मौत के घाट उतार दिया। कहने का मतलब कि उन्हें मृत्यु तक पहुंचाने का काम किया इस तोप ने। अंग्रेजों ने भारत में कई बाग बगीचे बनाए, लेकिन उन्होंने तोपें भी तैयार की। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप है, कब की तोप है? याद रखिएगा, 1857। और अगर पूछा जाए कि ये कंपनी बाग का चर्चा, जो कंपनी बाग का चर्चा हुआ है, ये कंपनी बाग कहाँ का है? तो याद रखिएगा, कानपुर का। ये कंपनी बाग कहाँ है? कानपुर। कानपुर कौन से जगह पे, कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कानपुर की कंपनी बाग की चर्चा हो रही है और कब की? 1857 वाली। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप है, आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। यह है कंपनी बाग।
और ये उसके प्रवेश द्वार यानी जहां से अंदर जाते हैं इसके, वहीं पर इस तोप को रखा गया है। और इस तोप की बहुत ही देखभाल की जाती है, बहुत ही सेवा किया जाता है इस तोप का। जबकि यही तोप क्या किया है, हमारे बहुत सारे भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। आज इसकी बहुत अच्छे से सेवा की जाती है। ये हमें विरासत में मिला है। विरासत में मतलब हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं, और ये हमें सिखाता है कि जो हमारे पूर्वजों ने गलती कर रखा है वो गलती हम ना दोहराएं। जो गलती हमारे पूर्वजों द्वारा हुई है उस गलती को हम ना दोहराएं। ये हमें कंपनी बाग भी विरासत में मिला है, और यह तोप भी हमें विरासत में ही मिला है। यानी ये भी क्या है, धरोहर है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। देखिएगा अपने किताब में, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है साल में चमकाई जाती है 2 बार, लेकिन सीबीएसई वालों ने पूछ रखा है कि वो कौन से 2 बार हैं जब ये चमकाई जाती हैं। तो याद रखना, एक है आपका स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, और दूसरा है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। ठीक है। तो साल में इसे 2 बार चमकाया जाता है, कब कब, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, यानी स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पे। मुहाने का मतलब क्या होता है, प्रवेश द्वार। मुहाने का मतलब क्या होता है, प्रवेश द्वार। अब यहाँ पे है धर। ठीक है। धर, पूछा गया है कि धर शब्द का, ठीक है, प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो धर का मतलब यहाँ पर रखना या रखी गई, रखने के अर्थ में किया गया है। ठीक है, रखने के अर्थ में। संभाल मतलब देखभाल, और विरासत जो बताया है मैंने आपको कि पूर्वजों के द्वारा मिली गई जो वस्तु है, पूर्वजों के द्वारा दी गई जो वस्तु है, उसे हम विरासत कहेंगे। अर्थ को समझिएगा इसके। कवि कह रहे हैं कि कंपनी बाग जो एक पुराना बाग है, उसके प्रवेश द्वार पर 1857 वाली एक तोप रखी गई है। कहाँ रखी गई है, कंपनी बाग के मुहाने पर, जो कि चित्र में मैंने आपको दिखाया, यानी जो प्रवेश द्वार है उसके सामने रखा हुआ है। कब की तोप है, 1857 की। इस तोप की बहुत अच्छी देखभाल की जाती है, यानी बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है इसको। जैसे यह बाग हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला है, उसी तरह यह तोप भी अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जिस प्रकार कंपनी बाग अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसी प्रकार यह तोप भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, हमें तो विरासत में मिला है। इस तोप को साल में 2 बार साफ करके चमकाया जाता है, ताकि यह हमेशा अच्छी स्थिति में बनी रहे और देखने में सुंदर लगे। सोचो, इस तोप को 2 बार चमकाया जाता है, वो 2 बार मैंने आपको बता दिया, कब कब, एक स्वतंत्रता दिवस पर और एक गणतंत्र दिवस पे। यानी एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। अगला है कि सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। सैलानी का मतलब क्या होता है, तो जो दर्शनीय स्थान पे जाते हैं व्यक्ति, वो सैलानी कहलाते हैं। जैसे हम अगर राजगीर जाते हैं, तो राजगीर में जब हम किसी भव्य स्थान पे जाते हैं, तो वहां के लिए हम सैलानी हुए। क्या हुए, सैलानी हुए। यानी वो चीज देखने हम गए हैं, हम पर्यटक हैं, पर्यटक घूमने गए हैं वहां पे। तो सैलानी का मतलब होता है दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, मैं थी बड़ी जबर। जबर का मतलब ताकतवर या शक्तिशाली, जबर का मतलब ताकतवर या शक्तिशाली। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। सुरमाओं किसे कहा जाता है, वीर योद्धा को या बहादुर सैनिक को। और धज्जे का मतलब क्या होता है, चिथरे चिथरे कर दिया था। किसने, इस तोप ने। अर्थ समझिएगा अब यहाँ पे। यह तोप आज भी कंपनी बाग में रखी हुई है। सुबह और शाम जब बहुत से सैलानी कंपनी बाग में आते हैं, तो यह तोप मानो उन्हें अपना इतिहास सुनाती है। सुबह शाम जब लोग घूमने आते हैं, लोग देखने आते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि यह तोप उन्हें बता रही हो कुछ चीज। क्या बता रही हो, यह कहती है कि मैं बहुत शक्तिशाली थी। यह कहती है कि मैं बहुत शक्तिशाली थी। कब, जब इसका समय था, यानी कब, 1857 के करीब में। 1857 के करीब में यह बहुत ही शक्तिशाली थी। अपने समय में मैंने कई वीर और बहादुर सैनिकों को मार गिराया था। यानी जब यह ताकतवर थी, उस समय की स्थिति अपना बताती है कि उस समय मैं बहुत सारे वीर बहादुर सैनिकों की धज्जियां उड़ा देती थी। मैंने अपने गोले दाग दाग कर उनके शवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यह तोप अपने पुराने अत्याचार और शक्ति का घमंड करते हुए अपनी वीरता का बखान करती है, अपनी ताकत के बारे में इसमें बता रही है। ये जो काव्यांश आपने पढ़ा, इसमें तोप सैलानियों से कहती है। ऐसा दृश्य देखकर लगता है कि सैलानियों को यह तोप अपने समय की शक्ति बता रही है, कि जब मेरा समय था, यानी 1857 वाला समय था, उस समय मैं बहुत ही शक्तिशाली थी। और इतनी शक्तिशाली कि आजादी के लिए जो भारतीय सैनिक जाते थे, जो अपने आप को सुरमा मानते थे, वीर मानते थे, उन लोगों की धज्जियां उड़ा देती थी। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप।
कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यहाँ समझना, अच्छे से समझना इस चीज को। बहरहाल का मतलब होता है फिलहाल। काव्यांश 2 में हमने पढ़ा कि यह तोप अपनी शक्ति का परिचय करा रही थी कि जब मेरा समय था तो उस समय मैं कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन काव्यांश 3 को जब हम देख रहे हैं तो ये अपनी वर्तमान स्थिति को बता रही है कि अभी स्थिति मेरी कैसी हो चुकी है। कह रही है कि अब तो फिलहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग मतलब होता है खाली या मुक्त कह सकते हैं, यानी अब इसी तोप पर, यह वही तोप है जो 1857 के समय बहुत ही शक्तिशाली थी, अब इस तोप पर क्या छोटे बच्चे घुड़सवारी के समान बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे घुड़सवारी कर रहे हो, छोटे बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे मानो ये घोड़ा हो। यानी अब इसकी शक्ति नहीं रही, निस्तेज है, ये बेकार हो चुकी है। और जब बच्चों से खाली होती है, जब बच्चों से खाली होती है तो इस पर बैठकर चिड़िया अक्सर गपशप करती है। ये देख रहे हो, जब यह बच्चों से खाली होती है तो चिड़िया इस पर बैठकर गपशप करती है, यानी बातचीत करती है। यानी इस बात से हमें पता चलता है कि इस तोप की शक्ति अब कुछ नहीं है, शून्य है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। अब देखो इस गौरैया को देखो, ये इसके अंदर जाके खेल रही है, इसे डर नहीं है क्योंकि जान रही है कि यह तोप अब बेकार है। वैसे देखते हो कि पक्षियों को थोड़ा सा आभास होता है कि कोई उसे मारने आ रहा है तो पक्षी उड़ जाती है, और यहाँ ये गौरैया उसके अंदर जाके खेल रही है, जान रही है कि अब इसमें वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, अब यह निस्तेज है, इसके अंदर जाकर खेल रहे हैं, छिप रहे हैं। और ये गौरैये जो हैं इनडायरेक्टली बताते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि चाहे कितनी ही बड़ी हो तोप, यानी अत्याचार अगर कोई कर रहा है तो अत्याचार करने दो उसे, एक न एक दिन समय आएगा जब उसका मुंह बंद हो जाएगा, यानी उसका अत्याचार जो है खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार इस तोप का अत्याचार खत्म हुआ। 1857 में ये बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है कि ये खिलौने मात्र है, निस्तेज है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है, बेकार की वस्तु बन चुकी है। छोटे बच्चों के लिए बात करें तो घोड़े के समान हो चुकी है, चिड़ियों के लिए गपशप का स्थान बन चुका है, गौरैया उसके अंदर छिप छिप कर खेल रही है। यानी कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत एक न एक दिन तय है। यही पाठ था आपका, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद जो अत्याचार करता है। ये था आपका पाठ। कुछ प्रश्न है, 15 प्रश्न है पीवाईक्यू के, कुछ पीवाईक्यू हैं, बाकी एमसीक्यू हैं, यानी इस चैप्टर को समझने के लिए। ये भावार्थ वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से यहाँ पर भी चर्चा कर देते हैं कि कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है, यानी बहुत ही बेकार स्थिति में आ चुकी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं, जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती है, अर्थात गपशप करती है। हाँ, ये खत्म हो गया, छोटा ही पाठ था। कभी कभी शरारती चिड़िया खासकर गौरैये तोप के अंदर घुस जाती हैं। ये चीज मैंने बताया, चित्र के माध्यम से भी समझाया आपको। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका भी अंत निश्चित होता है, जिस प्रकार इस तोप का हुआ। 1857 के समय यही तोप थी जो भारतीय सैनिकों के, बहादुर सैनिकों को निस्तेज कर देती थी, मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन आज वही तोप जो है खिलौने मात्र बन चुकी है। ये छोटा सा पार्ट था। एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सिलेक्ट करके बताइएगा। पहला प्रश्न है कि तोप पर बैठी चिड़िया हमें क्या संदेश देती है, और यह प्रश्न पूछा गया है 2023 में। तोप पर बैठी चिड़िया हमें क्या संदेश देती है? ऑप्शन ए, अत्याचारी का अंत एक न एक दिन असंभावी है, बाहरी आक्रमणों से सावधान रहना चाहिए, जीवन नश्वर और क्षण भंगुर है, या विरासत में मिली चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। चिड़िया क्या संदेश देती है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत अच्छा, अधिकतर लोगों का आंसर ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि अत्याचारी का अंत एक न एक दिन अवश्यंभावी है, यानी होना तय है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कीजिएगा जो अब मैंने आपको सिखाया है। हमारे पूर्वजों ने तोप जैसी अत्याचारी सत्ता को निस्तेज कर उखाड़ फेंका था, हमें सदा सजग सतर्क रहना चाहिए ताकि तोप जैसी ताकतें पुनः अपना पैर न जमाएं। विरासत से प्राप्त चीजें हमें सिर्फ अतीत की उपलब्धियों से परिचित कराती है, बीता समय कभी नहीं लौटता, इसलिए हमें विरासत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन कौन से सही है? बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं, डी बी सी। ओके, आगे बी बी। चलो यहाँ समझना, ठीक है, वो जो मिलाकर आंसर दे रहे हो ना, यहाँ समझना। पहले एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी गलत ऑप्शन को बाहर कर देते हैं। गलत ऑप्शन में हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी घ जिसमें होगा वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है बीता समय कभी नहीं लौटता, इसलिए हमें विरासत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि बताया ही गया है कि विरासत अर्थात पूर्वजों से मिली वह वस्तु जो हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज ने क्या गलती किया था, वो गलती हम ना दोहराएं। तो ये तो गलत बता रहा है कि उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो जिसमें घ है उसको बाहर कर दीजिए, दो ऑप्शन आपका ऐसे ही बाहर हो गया।
बचा सिर्फ बी और डी, यानी सी जिनका भी था वो सीताराम कहिए, ठीक है। अब बचा आपका क, कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने तोप जैसी अत्याचारी सत्ता को निस्तेज कर उखाड़ फेंका था। बिल्कुल सही बात है। तोप एक समय बहुत ही ताकतवर थी, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जो पूरी तरह से इसको निस्तेज कर दिया हमारे पूर्वजों ने, यानी इसे बेकार कर दिया। क जिसमें है वो सही हो जाएगा, इसमें नहीं है क तो गलत हो गया। ये हो गया हमारा सही, क और ख हो जाएगा पॉजिटिव। किन्हीं को डाउट है, किन्हीं को दिक्कत है? ग में बोल रहा है कि विरासत से प्राप्त चीजें हमें सिर्फ अतीत की उपलब्धियों से परिचित कराती है, यानी जो पूर्वजों से मिली हुई वस्तु सिर्फ हमें पास्ट के बारे में बताती है, क्या हमें भविष्य के लिए सतर्क रहने का संकेत नहीं देती। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। किन्हीं को डाउट है? तो पाठ के कवि कौन है? कवि ये नहीं बताया तो क्या बताओगे? चलो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ समझना, ये बिहारी जो है इनके द्वारा जो रचना है आपके सिलेबस में खैर अब नहीं है, लेकिन पुराने वाले किताब में देखने को मिलेगा, तो वो बिहारी के दोहे हैं, ठीक है। ये सिलेबस में आपके नहीं है। वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित है तोप, जिसे आपने अभी पढ़ा। मीरा के द्वारा रचित है मीरा के पद, और कबीर के द्वारा रचित है साखी। किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक स्क्रीनशॉट लेना तो अनन्या, किसका किसका कैमरा ऑन है, बस वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज करना। एक दिन तो होना ही है उसका डैश, तोप कविता के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक दिन तो होना ही है उसका अंत, या फिर कोई नहीं, या फिर काम तमाम, या फिर मुंह बंद। कौन सा सही होगा? कविता के अनुसार पूछ रहा है, बहुत अच्छा। कविता के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, मुंह बंद। ओके नेक्स्ट। कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आता है? अंग्रेज, सिपाही, सैलानी, या बच्चे? कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आता है? ओके, ऑप्शन नंबर सी सैलानी सही है। छठा प्रश्न है, तोप किन किन अवसरों पर चमकाई जाती है? तोप किन किन अवसरों पर चमकाई जाती है? केवल स्वतंत्रता दिवस पर, केवल नव वर्ष पर, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर, या केवल गणतंत्र दिवस पर? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, तोप की संभाल कैसे होती है? तोप की संभाल कैसे होती है? संभाल मतलब देखभाल, तोप की देखभाल कैसे होती है? तोप की संभाल कैसे होती है? सारे लोग अपने लिए एक बार क्लैपिंग कर लो तो, जोर से क्लैपिंग कर लो, इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। कैसे जा रहे हो ऑप्शन बी के साथ? कैसे? बेशकीमती चीज की तरह। कोई ये भी जाओ अपनी प्रिय वस्तु की तरह, यही बाकी रह गया था। इसके साथ भी जाओ, जब इसके साथ जा सकते हो तो इसके साथ भी जा सकते हो। स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसकी हिफाजत जो होती है, इसकी देखभाल होती है किसकी तरह? जैसे विरासत में कंपनी बाग मिला है, उसी की तरह इसकी भी देखभाल होती है। नहीं दिखा वो? आओ दिखाते हैं, रुको। ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ के बताना, तो थोड़ा सा पढ़ना, अगर स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा हो ना तो थोड़ा सा पढ़ना। इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। क्या लिखा हुआ है बताओ? क्या लिखा हुआ है? स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो खून खोलेगा और कुछ नहीं। सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तोप कविता के कवि के अनुसार हम समस्याओं का हल कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। तोप से कर सकते हैं समस्या का हल, या बातचीत से, या मुक्कालात से, या युद्ध से? अब समस्या का हल कैसे हो सकता है? ये तो जो पाठ नहीं पढ़ा होगा वो भी सही आंसर बता सकता है, कि सर तो सिखाएंगे नहीं कि हर समस्या का हल तोप से करना। सर नहीं सिखाएंगे कि हर समस्या का हल जो है युद्ध से करना, मुक्कालात से तो और नहीं सिखाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा बातचीत से। नौवां प्रश्न है कि वीरेंद्र डंगवाल ने कविता में धड़ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? यहाँ उपरोक्त है, ठीक है। धर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? ऑप्शन ए संभाल कर रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं, धरना देना, या धरते? वीरेंद्र डंगवाल ने कविता में धर शब्द का प्रयोग, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संभाल कर रखना। 10वां प्रश्न आता है, वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार अब तोप के साथ क्या क्या होता है? लड़के घुड़सवारी करते हैं, गौरैया भीतर को जाती है, चिड़िया गपशप करती है, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी वैसे नहीं है, नीचे है ये सारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कविता तोप में विरासत का क्या अर्थ है? पूर्वजों से प्राप्त वस्तु, मुफ्त में मिली वस्तु, मित्र द्वारा प्राप्त वस्तु, या पुरस्कार में प्राप्त वस्तु? विरासत का अर्थ पूछा गया है। बहुत अच्छा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वजों से प्राप्त वस्तु। 12वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने कंपनी बाग किस लिए बनवाए थे? अपने घूमने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, या भारतीयों के घूमने के लिए? शुरू में ही मैंने बताया था आपको, वो जो बाग बगीचा देखे वो सुंदर सा, वो अपने घूमने के लिए उन्होंने बनाया था। तोप अपने बारे में क्या बता रही है? कि अब वह कुछ नहीं कर सकती, वह बहुत बड़ी है, वह अपने वक्त में बहुत शक्तिशाली थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? अपने बारे में क्या बता रही है? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो, सही है, वह अपने वक्त में बहुत शक्तिशाली थी।
14वां प्रश्न, वीरेन डंगवाल जी द्वारा रचित कविता कौन सी है? वीरेन डंगवाल जी द्वारा रचित कविता है, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी सही है, साखी कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तोप पाठ वीरेन डंगवाल जी के द्वारा लिखा हुआ है। मनुष्यता बता दो जल्दी, मनुष्यता बताओ तो। मनुष्यता बताओ। और आत्मत्राण अभी नहीं पढ़े हो इसलिए बता दे रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। जल्दी बताओ, मनुष्यता किनके द्वारा लिखा गया है? याद करवाया था मैंने, म से मनुष्यता, म से मैथिली, शरण गुप्त। आखिरी प्रश्न आज की क्लास का और इस पाठ का। तोप कविता में कंपनी बाग कहाँ पर स्थित है? तोप पाठ में कंपनी बाग कहाँ पर स्थित है? ओके, ऑप्शन नंबर बी कानपुर सही है। और इस प्रकार आपका यह पाठ खत्म होता है। पीवाईक्यू में बहुत कम ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इस पार्ट से बहुत कम ही प्रश्न आए हैं। तो हो सकता है इस पार्ट से आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी आपके सीनियर्स के एग्जाम में प्रश्न पैसेज में पूछ लिया गया है, कविता में पूछ लिया गया है इस पार्ट से। तो हो सकता है आपके परीक्षा में इस पार्ट से, कविता में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत आसान आसान प्रश्न आएंगे। जैसा आपने पार्ट को पढ़ा है, एमसीक्यू देखा है, उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा पत्र लेखन। क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है जिस पर आपके नंबर मिलेंगे। ओके।